अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th फिजिक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क है। लेकिन स्केलर्स और वेक्टर्स की तरफ आने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और वो है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की तरफ आते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके बाद हम स्केलर्स और वेक्टर्स को आसानी के साथ समझ सकेंगे। हम मैग्नीट्यूड को समझना शुरू करते हैं तो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप दुकान में चले जाते हो और दुकानदार को कहते हो कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर यानी कि चीनी दे दो। क्या दे दो? 5 kg ऑफ शुगर मुझे दे दो। यहां पर आपने जब उसको बताया 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम के यहां पर अगर देख लिए जाएं तो इसके दो हिस्से हैं। ये 5 अगर देख लिया जाए तो ये एक नंबर है। किलोग्राम को देख लिया जाए तो ये यूनिट है मास का। जब कोई नंबर हो और नंबर के साथ उसका मुनासिब यूनिट लग जाए तो दोनों को कंबाइनली फिर हम क्या कहते हैं? उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो 5 किलोग्राम मास का मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जब कोई नंबर होता है 1 2 3 10 100 200 और उसके साथ मुनासिब यूनिट आ जाए, जैसा कि टेम्परेचर के लिए सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट या केल्विन आ जाए, मास के लिए किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम सेंटीग्राम आ जाए, लेंथ के लिए किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर इंचेस फुट यार्ड वगैरह ये आ जाए, या इस तरह फॉर एग्जांपल स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड आ जाए, वर्क के लिए जूल आ जाए। तो जब कोई नंबर हो लेकिन नंबर के साथ उसका मुनासिब यूनिट आ जाए तो इस नंबर और इस यूनिट को कंबाइनली हम फिर उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक नंबर पर मुश्तमिल होता है और दूसरा उसका यूनिट पर मुश्तमिल होता है। तो दोनों को कंबाइनली फिर हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। अदर एग्जांपल्स में शामिल है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो देख लो 50 क्या है? एक नंबर है। मीटर क्या है? यूनिट है। तो 50 मीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड आ गया। किस चीज का मैग्नीट्यूड? मीटर डिस्टेंस का यूनिट है तो ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि आज टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है, तो 30 क्या है? 30 एक नंबर है। सेंटीग्रेड क्या है? यूनिट है। किस चीज का यूनिट है? टेम्परेचर का यूनिट है। तो 30 सेंटीग्रेड जो है ये मैग्नीट्यूड आ गया। किस चीज का मैग्नीट्यूड आ गया? यूनिट टेम्परेचर का है तो ये टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो उम्मीद है आप मैग्नीट्यूड को समझ गए होंगे। अब आते हैं स्केलर्स की तरफ। स्केलर्स कौन से क्वांटिटीज होते हैं? वो क्वांटिटीज जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए, जिनकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है और वो है मैग्नीट्यूड। जिन क्वांटिटी की मुकम्मल वजाहत सिर्फ मैग्नीट्यूड से पूरी हो जाती है हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज को या स्केलर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है वजाहत। तो वो क्वांटिटीज जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ऐसे क्वांटिटी स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज कहलाते हैं। मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह हमने बताया कि अगर आप दुकानदार को कहते हो कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, आप दुकानदार को कहते हो कि मुझे मास ऑफ शुगर कितना चाहिए? 5 किलोग्राम। आप जब दुकानदार को कहते हो कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए तो वो आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ जाता है। वो आपसे आगे मजीद क्वेश्चंस, मजीद वजाहत तलब नहीं करता। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? 5 एक नंबर है। किलोग्राम क्या है? किलोग्राम एक यूनिट है, मास का यूनिट है। तो नंबर और यूनिट जब इकट्ठे हम लिखते हैं तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें मैग्नीट्यूड शो करता है। तो आपने मास का मैग्नीट्यूड दुकानदार को बताया तो वो आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ चुका है। वो आपसे मजीद वजाहत तलब नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि मास की मुकम्मल वजाहत के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, लिहाजा मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर
आपसे कोई पूछता है कि आप स्कूल से घर तक कितने वक्त में पहुंचते हो, आप उसको बताते हो कि मैं स्कूल से घर तक 25 मिनट्स में पहुंचता हूं। तो ये 25 क्या है, ये एक नंबर है, मिनट्स क्या है, टाइम का यूनिट है। आपने उसको 25 मिनट्स बताया, तो नंबर और नंबर के साथ यूनिट जब लग जाए तो ये क्या बताता है आपको, ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड बन गया। आपने उसको टाइम का मैग्नीट्यूड बताया, वो सामने वाला बंदा आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ चुका है, वो आपसे मजीद एक्सप्लेनेशन, मजीद वजाहत तलब नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम की मुकम्मल वजाहत के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इस तरह अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे कोई पूछता है कि आज पेशावर का टेम्परेचर कितना है, आप उसको बताते हो कि आज जो पेशावर का टेम्परेचर है वो 35 सेंटीग्रेड है। 35 क्या है, एक नंबर है, सेंटीग्रेड क्या है, एक यूनिट है। तो 35 सेंटीग्रेड नंबर और यूनिट साथ में दोनों इकट्ठे हो जाए तो मैग्नीट्यूड बनाता है। आपने उसको टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड बताया, वो आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ गया। मतलब ये हो गया कि वो क्वांटिटीज जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो क्या, मैग्नीट्यूड। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। हमारे साथ ऐसे क्वांटिटीज भी मौजूद है जिनकी मुकम्मल वजाहत सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं होती, बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, तब हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। मतलब हम अगर एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकलते हो और रोड पर खड़े हो, रोड पर टैक्सी आ रही है, आप टैक्सी वाले को रोक लेते हो। आप फॉर एग्जाम्पल टैक्सी वाले को कहते हो कि 5 किलोमीटर चले जाओ। क्या कर लो, 5 किलोमीटर चले जाओ। ये 5 क्या चीज है, एक नंबर है। किलोमीटर क्या है, एक यूनिट है। 5 किलोमीटर कंबाइनली क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। आपने जब टैक्सी वाले को बताया कि 5 किलोमीटर चले जाओ, तो आपने उसको मैग्नीट्यूड सिर्फ बताया। 5 नंबर, किलोमीटर यूनिट, नंबर और यूनिट कंबाइन होते हैं, मैग्नीट्यूड देता है। तो आपने टैक्सी वाले को मैग्नीट्यूड बताया। आपने जो टैक्सी वाला अभी आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ नहीं गया, उसको मजीद वजाहत की जरूरत है, क्योंकि टैक्सी वाला अभी कंफ्यूज्ड है कि मैं राइट साइड पर जो रोड गया है उधर 5 किलोमीटर चला जाऊं, लेफ्ट साइड पर जो रोड गया है उधर 5 किलोमीटर चला जाऊं, सामने की तरफ 5 किलोमीटर चला जाऊं, गाड़ी मोड़कर पीछे की तरफ 5 किलोमीटर चला जाऊं। वो कंफ्यूज है कि मुझे 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाना है। वो आपकी बात कंप्लीटली नहीं समझा है। जब आप उसको कहते हो कि 5 किलोमीटर चले जाओ, लेकिन किस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाओ, इस तरह डायरेक्शन बताते हो, या उसको आप बताते हो कि सिटी की तरफ चले जाओ, या आप उसको मतलब कोई खास इलाका बताते हो कि इस इलाके की तरफ 5 किलोमीटर चले जाओ। मतलब जब आप उसको डायरेक्शन भी साथ में बताते हो, तब वो टैक्सी वाला आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ क्वांटिटीज की मुकम्मल वजाहत तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो जाती है, लेकिन हर एक क्वांटिटी की मुकम्मल वजाहत सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं होती। उन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जिन क्वांटिटीज की मुकम्मल वजाहत के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो वेक्टर क्या होते हैं, दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ऐसे क्वांटिटीज जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या हैं, इनमें है डिस्प्लेसमेंट आता है, इनमें वेलोसिटी आती है, इनमें एक्सेलरेशन आता है, इस तरीके से फोर्स आता है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहता हूं कि आप यहां पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये इस पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लो।
अगर मैं आपको कहता हूं कि 5 न्यूटन फोर्सेस पर अप्लाई कर लो तो मेरी बात इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपको मैंने 5 न्यूटन के साथ डायरेक्शन नहीं बताया। अगर मैं आपको कहता हूं कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लो तो आप मुझसे जरूर पूछोगे कि 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर लूं, इस साइड पर 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 कौन सी साइड पर मैं 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लूं? मतलब ये हो गया कि फोर्स की मुकम्मल वजाहत के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। अगर मैं आपको कहता कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लो ईस्ट की तरफ तो आप कंप्लीटली समझ गए और आप ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन फोर्स पर अप्लाई कर लोगे। स्केलर्स और वेक्टर में एक फर्क और ये भी है कि दो स्केलर्स को हम सिंपली मैथमेटिक रूल्स के जरिए ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक मास है 2 किलोग्राम और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 3 किलोग्राम, तो टोटल मास कितना बन जाता है? तो 2 और 3 को सिंपली ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 5 किलोग्राम। तो हम स्केलर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आम मैथमेटिक्स की तरह कर सकते हैं, जबकि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हम आम मैथमेटिक्स रूल्स को यूज नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे कहे कि एक डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर नॉर्थ की तरफ और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर ईस्ट की तरफ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कभी भी 7 मीटर नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम आम मैथमेटिक रूल्स यूज नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग अलजबरा यूज होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजबरा, और आगे चैप्टर्स में हम इस वेक्टर अलजबरा को एक्सप्लेन करेंगे, एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं। पहले तरीके को हम क्या कहते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? नाम से जाहिर है, अगर वेक्टर्स को हम सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम तो या तो बोल्ड फेस लेटर्स यूज करते हैं या उसके लिए हम लेटर्स विद an arrow above it, या तो हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं ABCD अप टू XYZ, इन लेटर्स को बोल्ड लिख लेते हैं, या अगर बोल्ड नहीं लिखना चाहते तो सिंपल फेस लेटर लिख लो, लेकिन उसके ऊपर एक एरो निशान लगाओ। मतलब ये हो गया कि या तो इस तरह हम लिखेंगे, अगर A से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो या तो A को इस तरह बोल्ड लिख लेंगे या सिंपल A लिख लेंगे और उसके ऊपर एरो निशान यूज करेंगे, या इस तरह दूसरा वेक्टर है B, एरो लगा लेते हैं, फोर्स है F, एरो लगा लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट है D, एरो लगा लेते हैं, वेलोसिटी है V, उसके ऊपर एरो लगा लेते हैं। तो इंग्लिश लेटर्स के ऊपर अगर हम एरो लगाते हैं तो ये वेक्टर्स की सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, हम वेक्टर्स को सिंबॉलिकली यूं रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखना चाहते हो, मतलब A एक वेक्टर है, B, F, D, V ये वेक्टर्स है, अगर आप इन वेक्टर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक तो उसी वेक्टर को लिख लो विद एरो और उसको इस तरीके से मॉडुलस में बंद कर लो। मतलब ये फोर्स है, इसके पास 2 इंफॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड में सिर्फ स्टडी करना चाहता हूं तो F एरो लिख लूंगा और मॉडुलस में बंद कर लूंगा। मॉडुलस में बंद करने का मतलब यह है कि ये इस फोर्स का
का मैग्नीट्यूड है। या तो इस तरीके से लिख लूंगा और या F लिख लूंगा, लेकिन उसके ऊपर ये एरो हटा दूंगा। तो ये दोनों तरीकों से हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने फोर्स लिख लिया, इस तरह आप A B C D X Y Z किसी भी वेक्टर के लिए कर सकते हो। या मॉड्यूलस में बंद करना है या उससे वो एरो हटाना है। मॉड्यूलस में बंद करना या एरो हटाने के बाद वो आपको उस क्वांटिटी या उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड शो करता है। तो ये था सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। दूसरा रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एरो ड्रा करते हैं। एन एरो ड्रॉन according to a specific scale along with a specific डायरेक्शन। ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो ड्रा करते हैं। एरो को किस सिम्प में ड्रा करेंगे? तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हम उस वेक्टर को ड्रा करेंगे। लेकिन याद रख लो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपनी तरफ से एक मखसूस स्केल लेंगे। कैसे हम ये स्केल लेंगे? तो सपोज कर लो सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है और फोर्स कितना अप्लाई हुआ है? 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है। किस सिम्प में? ईस्ट के डायरेक्शन में। हम 20 न्यूटन फोर्स जो ईस्ट के डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, इस फोर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि हम एरो ड्रा करेंगे। एरो को एक मखसूस स्केल के मुताबिक ड्रा करेंगे और स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपको कहा गया है उसी डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। तो यहां पर हम अपनी तरफ से एक स्केल चूज करते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट 5 न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर से डिनोट करता हूं। अब जरूरी नहीं है कि आप यही स्केल लो, आप 4 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर लो, आप 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर लो, आप 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर लो, आप 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर लो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। यहां पर मैंने 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है, तो 10 न्यूटन कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 15 न्यूटन 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा और 20 न्यूटन के लिए मैं 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूंगा। और ये लाइन किस डायरेक्शन में ड्रा करूंगा? ईस्ट के डायरेक्शन में। तो देखो ये हमारे साथ है डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो ईस्ट ये वाला डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में स्केल के मुताबिक मैं लाइन ड्रा कर लूंगा। कितना? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आपको 20 न्यूटन फोर्स शो करता है। डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ एक एरो हेड भी लगा दूंगा। तो ये एरो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाता है ये 20 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां पर इस लाइन का, इस एरो का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ एरो, जब हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी एरो से, तो उस एरो का जो लेंथ होता है वो आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, और ये हेड जो होता है ये आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ये हेड जिस तरफ होगा इट मींस कि ये वेक्टर का डायरेक्शन उस तरफ है।